दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए बड़ी गिरावट हो चुकी है, 255 पॉइंट्स नीचे 1% की मंदी। हाई की बात करें तो 24,919 तक निफ्टी पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद में 24,712 पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 1.25% की मंदी है। मिड कैप भी बड़ी गिरावट को देकर बंद हो चुका है, 1.62% की मंदी। और स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा पिटा 2% के साथ में नीचे। तो प्रॉपर गिरावट थी मार्केट के अंदर। लार्ज कैप नीचे, मिड कैप उससे ज़्यादा नीचे और स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा नीचे। कंपनीज के स्टॉक्स को देखें तो मैक्सिमम जो कंपनीज है ना, उनके स्टॉक्स आज लाल निशान में के बंद हो चुके हैं। सेक्टर्स को भी देख लेते हैं तो आज के दिन जस्ट एक डिफेंसिव सेक्टर एफएमसीजी सही कर गया 1% की तेजी के साथ में। बाकी सब कुछ आज लाल निशान में आके बंद हो चुका है। रियल्टी सबसे ज़्यादा पिटा, सरकारी बैंक्स और फार्मा भी काफ़ी गिरकर बंद हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि आज के दिन मार्केट के अंदर काफ़ी सारे आईपीओस की भी लिस्टिंग हुई है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं इनको लेकर। अभी देखिए 2 आईपीओ है, विंडो ओपन है, अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन उसमें लगा सकते हैं। आगे चल के बातचीत करते हैं कितना क्या जीएमपी है, कैसे गेन्स मिलने की संभावना है। साथ में दोस्तों आप नोटिस करोगे ना तो यहाँ पे किसी ने कुछ ज़्यादा पैसे कमा के इन्वेस्टर्स को नहीं दिए। फर्स्ट आईपीओ को देखें तो यहाँ पे 2.5% का गेन है क्लोजिंग बेसिस में, और इसको देखें तो 7% का है। सबसे ज़्यादा पैसे बने हैं यहाँ पे 17% के अंदर। और इसमें विक्रम सोलर की बात करें तो यहाँ पे 1.81% के पैसे बने, ये लास्ट के अंदर यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। तो आईपीओ मार्केट अभी के समय कैसा है, देखिए इन सभी कंपनीज के आई थिंक अपन ने जीएमपी डिस्कस किए थे, और मैंने आपको बताया था कि 2 आईपीओ ऐसे थे जिसमें 15% के आसपास के जीएमपी थे, और उसमें एक ये भी था आई थिंक। और बाकी जो आईपीओज है उनके जीएमपी फ्लक्चुएट भी होते हैं। बाकी आईपीओज के हर एक आईपीओज के जीएमपी फ्लक्चुएट होते हैं, किसी के नहीं होते, किसी के कम होते, किसी के ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आप आईपीओ लगाते हैं जीएमपी देखिए और जीएमपी फ्लक्चुएशन भी देखिए। इसलिए हमेशा इन्वेस्टर तीसरे दिन पे अप्लाई करते हैं, ताकि अगर पहले दिन किसी का जीएमपी ज़्यादा है और दूसरे दिन तीसरे दिन जीएमपी घट गया मार्केट के गिरने की वजह से, तो फिर वो अप्लाई नहीं करते हैं। तो इसीलिए थर्ड डे पर अप्लाई किया जाता है। आप में यानी आपके पोर्टफोलियो में किसी कंपनी का स्टॉक है, यानी आप होल्ड कर रहे हो, किसी की लिस्टिंग गेन्स अगर आपने बुक किए हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे चल के बातचीत करने की कोशिश करेगा कुछ कंपनी के अंदर दम होगा तो। ठीक है, देखिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं आज के मार्केट की बातें करते हैं कि क्या कुछ आज के दिन मार्केट के अंदर पक रहा है और क्यों 1% के साथ में निफ्टी नीचे आके बंद हो चुका है। टेक्निकली भी हम सिचुएशन को देखते हैं, और अभी के समय इन्वेस्टर्स की सैलरी भी आने वाली है कुछ दिनों के अंदर। काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि सैलरी आती है और उसके बाद में हम इन्वेस्ट कर देते हैं। आगे के 2-5 दिन के अंदर ही काफ़ी लोग एसआईपी करते हैं, काफ़ी लोग खुद से इन्वेस्ट करते हैं और फिर पूरा महीना पैसा नहीं बचता है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए भी हम बातचीत यहाँ पे करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोस्टली नेगेटिव स्टार्ट आज हमने देखा एशियन मार्केट्स के अंदर, जिसके अंदर एशिया मार्केट के अंदर जितनी भी कंट्रीज है, जितने भी इंडेक्स है, सब कुछ नीचे आके ओपनिंग दे रहे थे। जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैट है। निकाई की बात करें तो ये 0.60% नीचे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गिरावट का ही माहौल था। अब उसके पीछे का कारण यह है कि पहले तो हमने देखा कि मार्केट के अंदर तेजी बनी पोवेल के डॉविश रिएक्शन की वजह से, यानी पॉजिटिव रिएक्शन की वजह से, लेकिन फिर वो फैड हो गया। यानी जितनी भी तेजी बननी थी उसका रिएक्शन देना था मार्केट को कि सितंबर में कट हो सकता है, वो रिएक्शन दे दिया। उसके बाद में ठीक है, मार्केट को लगा चलो ठीक है, जो भी स्टॉक चल गए। उसके बाद में देखिए दोस्तों ट्रंप की तरफ से कुछ कमेंट्री आती है। ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो फायर करेंगे फेड के गवर्नर कुक को। ठीक है, तो ट्रंप अभी मार्केट को आप पता ही है किस तरह से प्ले कर रहे हैं, प्लस माइनस, कभी अच्छी न्यूज़ कभी खराब न्यूज़। वैसे नॉर्मली तो खराब न्यूज़ ही हमको देखने को सुनने को मिल रही है। तो ये कारण था मार्केट के खराब खुलने का, एशियन मार्केट के खराब खुलने का। लेकिन इंडिया के मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरे एशियन मार्केट्स के कंपैरिजन में। उसको देखते हैं क्या उसके पीछे का कारण था। तो देखिए दोस्तों आपको पता ही है कि 50% टैरिफ लगने वाला है कल के दिन, और उससे पहले थोड़ा सा था इन्वेस्टर्स के मन में कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ ट्रेड डील हो सकती है, कुछ ना कुछ नेगोशिएशन हो सकते हैं, क्योंकि नेगोशिएशंस चल रहे थे। प्रॉपर तरीके से तो नहीं चल रहे थे, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तरीके से नेगोशिएशंस चल रहे थे। तो एक उम्मीद थी मार्केट को कि चलो ठीक है, ये जो डेट आने वाली है 27 अगस्त, उससे पहले कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो जाए और 25% का ही टैरिफ रहे, एडिशनल जो 25% का टैरिफ है वो नहीं लगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि सिंपल सा आपको मैं डेटा देता हूँ, सबसे पहले आप उसको देखिए, क्योंकि यहाँ पे हो चुका है एक कंफर्मेशन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि यूएस होमलैंड सिक्योरिटी नोटिफिकेशन के जरिए
ये कंफर्म हो चुका है कि एडिशनल टैरिफ जो कि 20% का है, सॉरी 25% का है, वो इम्पोज होगा कल से, और उसकी वजह से काफ़ी झटके लगेंगे, कंपनीज़ की आमदनी घटेगी। ऑलरेडी इंपोर्ट करना काफ़ी मतलब यूएस के जो मार्केट है उसने काफ़ी कम कर दिया है, और उसकी वजह से एक्सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा डेंट पहुंचने वाला है। ठीक है, आप देखोगे ना तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कारण क्या है, आपको सबको कारण पता ही है कि क्या कारण है। जो तेल इंपोर्ट किया जा रहा है रशिया से, वो एक रीज़न है, और उसकी वजह से यहाँ पे टैरिफ के ऊपर भी पेनल्टी 25% की लग चुकी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि यूएस के जो भी कस्टमर्स हैं जो अपन से बाय करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो वैसे ही बंद कर चुके हैं नए ऑर्डर्स को देना, और ये जो एडिशनल टैरिफ लगा है उसकी वजह से एक्सपोर्ट 20 से लेकर 30% घट सकते हैं। सो एक्सपोर्ट ड्रिवन जो भी कंपनीज हैं उनको ज़्यादा झटके लगे। एफएमसीजी चलो ठीक है, अपनी इंडिया के अंदर ज़्यादा उसका योगदान है। बैंक्स की बात चलो अलग है, बैंक्स क्यों गिर गए उसको तो लेना देना एनी टैरिफ से, उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ 2 दिन पहले की न्यूज़, जिसमें आरबीआई ने फ्लैग किए है कि रिटेल लोन थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो चुके हैं, और साथ में बाकी जो भी सेक्टर्स है, आईटी है, फार्मा है, ये सभी सेक्टर्स आज काफ़ी पिटे हैं इसी वजह से। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन में इंडिया ने थोड़ा सा कम किया है रशिया से ऑयल परचेज करना, क्योंकि ये टैरिफ जब ही हटेगा जब रशिया से ऑयल अपन बाय नहीं करेंगे, बहुत ही कम करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बाय अभी अपन कर रहे हैं, कुछ परसेंट था, सिंगल डिजिट का था कोविड के टाइम पे या फिर ये वॉर है उससे पहले, लेकिन उसके बाद में एकदम से डबल डिजिट या हायर डबल डिजिट पर वो पहुंच गया था, तो वो कम करना पड़ेगा तब जाके टैरिफ हटेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ना तो मेंशन कर रखा है कि टैरिफ की वजह से जो डायमंड की डिमांड है वो अपने 20 साल के लो पर जा चुकी है। तो ये टाइटन का स्टॉक आज के दिन 1-1.5% गिरा था। देखो सीधा इम्पैक्ट होगा नहीं इन ऑर्गेनाइज कंपनीज को, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है, जो टोटल एक्सपोर्ट के ऊपर टिके हुए हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज होने वाला है। और इससे थोड़ा सा आइडिया लगता है कि 20 ईयर के लो पर जा चुका है, टैरिफ का भी इम्पैक्ट है। और वैसे भी चलो डायमंड का मार्केट थोड़ा सा हल्का चल रहा था, लेकिन स्टिल टैरिफ का डैमेज काफ़ी हो सकता है, और वो मार्केट को थोड़ा सा डर है, उस वजह से मार्केट ने आज इस तरह के रिएक्शंस को दिया है। साथ में आप देखोगे ना तो सेंसेक्स निफ्टी का भी वर्स्ट डे था, खराब डे था 3 महीनों के दौरान, यानी 3 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट आज के दिन आज मार्केट में आपने देखी। आगे चलते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वजह से, टैरिफ की वजह से इंडिया की जो जीडीपी है 60 बीपीएस के साथ में डिप कर सकती है। साथ में म्यूटेड नंबर्स भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। ऑलरेडी एफआईज ने काफ़ी बड़ी राशि बेची है, $2.5 बिलियन अगस्त के मंथ के अंदर। सो ये कुछ कारण है आज के मार्केट को नीचे लेकर जाने के लिए। सिंपल सा कारण हम देखें तो कन्फर्मेशन आ चुका है, और नेगोशिएशन होगा नहीं, ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो इसका मतलब है कि टैरिफ लगना ही है 50%, और इसका इम्पैक्ट आप देखोगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर कंपनीज के नंबर्स के दौरान। तो देखिए दोस्तों, अगर कुछ अच्छा नहीं होता है ना बीच में इन 3 महीनों के अंदर, तो सिंपल सा फंडा है, डीआईएस के हाथ में तो पैसे है, डीआईएस तो बाइंग करेंगे, एफआईएस बिकवाली करेंगे, लेकिन स्टिल मार्केट हो सकता है कभी कभी एफआईएस की बाइंग के चलते ऊपर चले जाए, और फिर नेक्स्ट क्वार्टर यानी Q2 के जब नंबर्स आएंगे ना, तो उससे पहले ही जो समझदार ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, अपनी पोजीशन को थोड़ी हल्की करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टैरिफ अगर रहता है 50%, जीडीपी गिरती है 0.60% के साथ में, तो ऑब्वियस है कंपनी के नंबर्स भी घटेंगे। और एक्सपोर्ट वाली जो भी कंपनीज है जिनके रिजल्ट खराब आने वाले हैं, तो रिजल्ट आने से पहले ही माल बेचा जाएगा, और हाई चांसेस है कि Q2 में रिजल्ट खराब आए और नंबर्स देखने के बाद में स्टॉक्स नीचे जाए। वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई आगे की। अब एक बार हम यहाँ पे वीकली चार्ट देखते हैं निफ्टी का, और इसके अंदर आपकी सिचुएशन, मतलब जो सिचुएशन है आपके सामने है, इसको थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ डे चार्ट के फॉर्मेट के अंदर। जैसा कि दोस्तों हमने बातचीत की थी टेक्निकली एनालिसिस के अंदर, कि जब भी स्टॉक या जो भी इंडेक्स है वो गैप अप करता है, जैसे यहाँ पे था, उसके बाद में गैप अप कर दिया इसने, यहाँ पे पहुंच गया, तो बीच में जो गैप होता है ना, ये जो सपोर्ट होता है, अगर ये टूटता है तो वो गैप होता है फिल। और वही चीज़ हमने बात की थी पिछले कुछ दिनों के अंदर, कि अगर ये टूट गया, ये जो सपोर्ट है अगर ये ब्रेक हो गया, पिछले 2 दिन से ये बना हुआ था, तो सीधा निफ्टी अपने गैप को फिल करेगा, और वो चीज़ आज के दिन आपने यहाँ पे देखी। अब ये क्या है, ये क्या है, ये है सपोर्ट, अगला सपोर्ट, क्योंकि ये रेसिस्टेंस था तो अभी ये सपोर्ट है। तो निफ्टी अभी अपने सपोर्ट पे आ चुका है, लेकिन जो निफ्टी का रिवर्सल था ना, वो निफ्टी ने अब खो दिया है। अब निफ्टी बुलिश नहीं है, निफ्टी काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट के अंदर पहुंच चुका है, जिसके अंदर ये अगर लेवल टूटा तो निफ्टी बैरिश होगा, लेकिन यहाँ के बीच में
अगर निफ्टी घूमता है तो उसको एक साइडवेज हम सिचुएशन समझेंगे। तो बुलिश तो अभी है नहीं, सिचुएशन हो चुकी है निफ्टी की साइडवेज। अब इसके साथ में निफ्टी बैंक को भी देखें तो यहाँ पे 1.25% की मंदी है। देखो बैंक को क्यों देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निफ्टी को संभालने का जो काम होता है वो मोस्टली बैंक्स का होता है। बैंक्स का वेटेज काफ़ी हाई होता है। अब बैंक्स में भी दिक्कत है, बैंक्स में रेड फ्लैग कर दिया है आरबीआई ने, और उसकी वजह से आप देखोगे ना तो ये भी अपने आ चुका है सपोर्ट पर, क्योंकि ये भी एक ब्रेकआउट का रेसिस्टेंस था और उसी पर सपोर्ट है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने सपोर्ट पर अभी के समय आ चुके हैं। और ऐसी जब भी सिचुएशन होती है, दो ही चीज़ होती है, या तो सपोर्ट मेंटेन होगा या ब्रेकडाउन होगा। और देखते हैं क्या रिएक्शन अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से 50% टैरिफ मार्केट को पहले से पता था, कंफर्मेशन का वेट था, आज कंफर्म भी हो चुका है, 25% एडिशनल लगना ही है। तो उसका रिएक्शन मुझे लग रहा है कि आज मार्केट में हो चुका है। कल से फिर नई न्यूज़ जो भी होगी उसका इम्पैक्ट होगा, ऐसा पर्सनली मुझको लगता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो हो सकता है ब्रेकडाउन हम मार्केट के अंदर देखें। अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि इन्वेस्टर्स की सैलरी जब भी आती है, जैसे 26 तारीख कुछ दिनों बाद जो भी सैलरी है इन्वेस्टर्स, मतलब जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी आएगी, जो भी जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं उनकी बात अलग है। तो उसको किस तरह से इन्वेस्ट करें। क्वेश्चन आते हैं कि जब भी सैलरी आती है तो क्या करना चाहिए। देखिए मैं आपको पर्सनल बताता हूँ कि जब भी सैलरी आती है और मार्केट का अता पता नहीं है, कन्फ्यूज़न है, और कन्फ्यूज़न नहीं भी है ना तो भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक महीने के अंदर आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। मार्केट एक महीने तक चलेगा और उस महीने तक आपको अपने पैसों को यूज़ करना है। देखो एसआईपी इन्वेस्टर क्या होते हैं, जैसे 1 तारीख डिसाइड की, 2 तारीख की, 3 तारीख की, तो उसमें उनके पैसे कटने हैं बैंक से और वो फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाने हैं। लेकिन जो एसआईपी नहीं करते हैं वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं पर मंथ सिस्टमेटिकली। वो क्या करते हैं, वो अपने पैसों को सबसे पहले सेफ रखते हैं, चाहे वो बैंक में रखें या फिर वो किसी फंड के अंदर रखें। अब जैसे आप देखोगे ना तो ये क्या है, आईसीआईसी प्रू का शॉर्ट टर्म फंड। ये शॉर्ट टर्म फंड का मतलब ये होता है कि इन फंड्स में एग्जिट लोड नहीं होता है और ये डेट होते हैं, ये कर्जे होते हैं, उस पर ब्याज मिलता है आपको। तो वो फ्लक्चुएशन भी नहीं होता है, लेकिन रिटर्न्स कम मिलते हैं, लेकिन क्या होता है, एग्जिट लोड नहीं होता है इनके अंदर। अब देखिए दो तरीके होते हैं, जब भी कोई इन्वेस्टर अपने पैसे को पार करना चाहता है कि चलो अभी मार्केट नहीं आ रहा है समझ में, मार्केट या तो ऊपर है या समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पैसे को अभी मैं पार्क करता हूँ किसी सेफ जगह पे, और जैसे जैसे मुझे पता चलेगा कि मार्केट के अंदर ये हो रहा है उस हिसाब से मैं पैसे निकाल कर इन्वेस्ट करता रहूँगा। तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो शॉर्ट टर्म फंड खरीदें, शॉर्ट टर्म भी होता है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म भी होता है, या फिर खरीदे लिक्विड फंड। जैसे आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक लिक्विड फंड का नेम मेंशन है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो आप देखोगे ना, लिक्विड फंड 1 साल का रिटर्न है, कितना है, 7% का, लाइन कैसी है, स्ट्रेट है। अगर आप देखोगे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म का, तो रिटर्न्स कितने हैं, 1-1.5% ज़्यादा है, लेकिन हल्की सी वॉलेटिलिटी है। अगर आप शॉर्ट टर्म फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और 1 महीने के रिटर्न देखते हैं, तो ऐसे भी कुछ टाइम हो सकते हैं जिसमें 1 महीने आपको एक भी पैसा नहीं बने। लेकिन अगर आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करते हैं और 1 महीने में भी आप रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ रिटर्न्स वहाँ पे बन जाएगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब है ये काफ़ी स्टेबल होता है लिक्विड फंड, लेकिन वो थोड़े से अनस्टेबल होते हैं। लेकिन लिक्विड से ज़्यादा पैसा उनमें बनता है और लिक्विड में 1-1.5% पैसा कम बनता है। अब ये आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। आप ऑलरेडी इन फंड्स को यूज़ करते हैं, लिक्विड फंड्स को, या नहीं, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। लर्निंग वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो इन दोनों वीडियोस को मिस मत करना। म्यूचुअल फंड के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपके हो गए सब कुछ हमने यहाँ पे कवर किए हैं, कुछ फंड्स के ऊपर बातचीत की है, और इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, कल की वीडियो को भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।